अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स। ग्लोबल और इंडियन कंटेक्ट दोनों में देखेंगे ह्यूमन माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स। कॉन्सेप्ट क्या है माइग्रेशन का? मूवमेंट ऑफ पीपुल अक्रॉस पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फॉर सेटलमेंट परमानेंटली और टेम्पररी। माइग्रेशन होता है मूवमेंट ऑफ पीपुल अक्रॉस पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फॉर सेटलमेंट परमानेंटली और टेम्पररीली। रिफ्यूजी क्या होता है? अ पर्सन फोर्स टू फ्ली दियर होम कंट्री फोर्स टू फ्ली दियर होम कंट्री ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट है या तो परसिक्यूशन 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 है, या तो फिर कॉन्फ्लिक्ट है, परसिक्यूशन है, या फिर नेचुरल डिजास्टर है। प्रोटेक्टेड अंडर 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन। इंडिया साइन नहीं किया है 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन। अ पर्सन फोर्स टू फ्ली दियर होम कंट्री ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट persecution and natural disaster protected under 1951 UN refugee convention। ग्लोबल सिनारियो क्या है माइग्रेशन और रिफ्यूजीज का? इंटरनेशनल माइग्रेशन माइग्रेंट्स 281 मिलियन 3.6% ऑफ अर्थ पॉपुलेशन। ये इतने परसेंट पॉपुलेशन माइग्रेंट है 3.6%। रिफ्यूजी एंड असाइलम सीकर्स 30.53 मिलियन ग्लोबली, मतलब 3.5 करोड़ रिफ्यूजी हैं। मेजर सोर्स ऑफ रीजन क्या? हाँ, मेजर सोर्स रीजन देख लेते हैं और डेस्टिनेशन क्या है। सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स रीजन है सीरिया, अफगानिस्तान, साउथ सूडान, वेनेजुएला एंड म्यांमार। ये सारे सीरिया, अफगानिस्तान, साउथ सूडान और म्यांमार, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट रीजन हैं। ये हो गए सोर्स रीजन। और डेस्टिनेशन सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद मिडिल ईस्ट। ये सीरिया वाले मिडिल ईस्ट आ रहे होंगे, उसके बाद अदर नेबरिंग कंट्रीज। सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर मिडिल ईस्ट, और उसके बाद डेस्टिनेशन कंट्रीज। और सोर्स रीजन है सीरिया, अफगानिस्तान, साउथ सुडान, म्यांमार एंड वेनेजुएला। डेस्टिनेशन रीजन है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट एंड नेबरिंग कंट्रीज। माइग्रेशन पैटर्न क्या है? ये दिखा रहा है सर्कुलेट क्लेड ए, क्लेड बी, क्लेड सी, क्लेड डी, क्लेड ई, होमोसेपियंस होमो। ये हिस्टोरिकल दिखा रहा है, ठीक है। ग्लोबल माइग्रेशन पैटर्न्स, पहला है साउथ नॉर्थ माइग्रेशन, साउथ से नॉर्थ माइग्रेशन। एग्जांपल इसका साउथ एशिया से गल्फ में, अफ्रीका से यूरोप में। फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड रीजन्स, साउथ टू नॉर्थ माइग्रेशन, डेवलपिंग टू डेवलप्ड रीजन्स। साउथ एशिया से गल्फ में और अफ्रीका से यूरोप में। साउथ साउथ माइग्रेशन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज, ये है नॉर्थ साउथ माइग्रेशन। डेवलप टू डेवलपिंग रीजन्स, डेवलपिंग टू डेवलप्ड रीजन। और ये साउथ साउथ है, डेवलपिंग डेवलपिंग में बांग्लादेश, इंडिया, सीरिया एंड लेबनान। नॉर्थ नॉर्थ माइग्रेशन बिटवीन स्किल्ड माइग्रेशन अमंग डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोप, यूएसए एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ साउथ माइग्रेशन, रिटायरीज इन्वेस्टर्स मूविंग टू डेवलपिंग कंट्रीज, तब डेवलप से डेवलपिंग। यूरोपियंस टू साउथ ईस्ट एशिया एंड लैटिन अमेरिका। फिर है फोर्स माइग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट इंड्यूस्ड डिजास्टर इंड्यूस्ड मूवमेंट। कॉन्फ्लिक्ट इंड्यूस्ड डिजास्टर इंड्यूस्ड मूवमेंट। इसमें हो गया रोहिंग्याज और यूक्रेनियंस, ये फोर्स माइग्रेट है। तो मेनली हमने देखा कि ना साउथ टू नॉर्थ माइग्रेशन है डेवलपिंग टू डेवलप्ड, इंडिया, ये अमेरिका और इंडिया का गल्फ में। साउथ साउथ माइग्रेशन है बांग्लादेश, इंडिया। नॉर्थ नॉर्थ माइग्रेशन है यूरोप और यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आपस में। नॉर्थ साउथ है रिटायर करने के लिए लोग आते हैं।
Investor moving to developing countries, Europeans to Southeast Asia and Latin America। अब फोर्स माइग्रेशन है कॉन्फ्लिक्ट इंड्यूस्ड या डिजास्टर इंड्यूस्ड मूवमेंट। उसमें मोनली रोहिंग्याज हैं और यूक्रेनियंस हैं। यूएन 2023 का डाटा बताता है यूरोप होस्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स 87 मिलियन। यूरोप में 87 मिलियन है। बिगेस्ट सोर्स रीजन एशिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट, एशिया में 86 मिलियन है। ठीक है। माइग्रेशन पैटर्न्स इन इंडिया। तो मेनली माइग्रेशन अब दिल्ली है एक, और सबसे बड़ा मुंबई है, कोलकाता भी था। और सोर्स रीजन यहाँ पे कहाँ कहाँ है, बिहार है, यूपी है, और इधर साउथ में भी है तमिलनाडु, बेंगलुरु। इंडिया में जो होता है मेनली रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, इन सर्च ऑफ इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड एजुकेशन, जॉब एजुकेशन एंड सर्विसेज। जैसे बिहार से लोग दिल्ली जाते हैं, यूपी से लोग मुंबई जाते हैं। ये हो गया रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। फिर है इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, मूवमेंट विद इन स्टेट। जैसे रूरल बंगाल वाले कोलकाता जाते हैं, यूपी में बुंदेलखंड वाले कानपुर जाते हैं। इंटर स्टेट माइग्रेशन, बिटवीन टू मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट स्टेट। उड़ीसा वाले गुजरात जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बनने के लिए, और आसाम वाले बेंगलुरु जा रहे हैं। अर्बन टू रूरल माइग्रेशन रेयर है ये। रूरल टू अर्बन डोमिनेंट था, लेकिन अर्बन टू रूरल रेयर है। सीन ड्यूरिंग डिजास्टर्स, शायद कोविड के टाइम लॉकडाउन, मुंबई से लोग यूपी बिहार रिवर्स माइग्रेट कर रहे थे। इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करी जाए तो फॉर एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन, लोग एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के लिए इंटरनेशनली जाते हैं, केरला से गल्फ में, पंजाब से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। फिर अपन देखते हैं सीजनल माइग्रेशन। यह है टेम्पररी होता है सीजनल माइग्रेशन, मूवमेंट बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर सीजन और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। एग्रीकल्चर सीजन है और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो ट्राइबल माइग्रेशन फ्रॉम झारखंड टू पंजाब फॉर व्हीट हार्वेस्टिंग। बिहार के लोग भी जाते हैं, बिहार और झारखंड के लोग फॉर टू पंजाब फॉर व्हीट हार्वेस्टिंग। करंट अफेयर्स की बात करें, 2011 का सेंसस बताता है कि 45 करोड़ इंटरनल माइग्रेंट्स हैं इंडिया में, 37% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। 37% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इंडिया में माइग्रेंट है, इंटरनल माइग्रेंट। ये 2011 का सेंसस डाटा बताता है। और इकोनॉमिक सर्वे 2017 का बताता है एस्टिमेटेड 9 मिलियन पीपल माइग्रेट एनुअली विद इन इंडिया फॉर वर्क। 9 मिलियन माइग्रेट एनुअली विद इन इंडिया फॉर वर्क। अभी 37% इंडिया के लोग माइग्रेंट हैं, कहीं से जाकर कहीं बसे हुए हैं। पुश एंड पुल फैक्टर्स माइग्रेशन के होते हैं, कुछ फैक्टर पुश करते हैं माइग्रेशन के लिए और कुछ पुल करते हैं। पुश फैक्टर्स में क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो लोग वहां से जाएंगे छोड़ के, तो वो पुश फैक्टर हो गया। बिहार में है, पावर्टी है पुश फैक्टर। नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स, ड्राट्स, ये सब पुश फैक्टर हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट, एग्जाम्पल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पुश फैक्टर है। पुल फैक्टर्स में क्या होता है कि अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पे बेटर वेजेस एंड लिविंग कंडीशन, ये भी पुल फैक्टर है। एजुकेशनल हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी पुल फैक्टर है। सोशल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पुल फैक्टर है। मेजर काजेज ऑफ माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी फ्लोज, सबसे बड़ा काज है कॉन्फ्लिक्ट एंड वार, सीरियन सिविल वार, रोहिंग्या क्राइसिस एंड यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा है परसिक्यूशन, रिलीजियस इथनिक एंड पॉलिटिकल परसिक्यूशन। रिलीजियस इथनिक एंड पॉलिटिकल परसिक्यूशन एग्जाम्पल है उइघुर्स एंड रोहिंग्यास। फिर नेक्स्ट पे आते हैं अपन, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर्स, सी लेवल राइज। हाँ, हमने देख लिया कॉन्फ्लिक्ट एंड वार हो गया, परसिक्यूशन। अब क्लाइमेट रिफ्यूजी आजकल बड़ा टर्म है, पॉपुलर। क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर्स, सी लेवल राइज हो रहा है तुवालू में एंड ड्राट इन हार्न ऑफ अफ्रीका। इसमें हो गया क्लाइमेट, सी लेवल राइज इन तुवालू एंड हार्न ऑफ अफ्रीका में ड्रॉट्स। उसके बाद है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अगर बेटर होती हैं, काज ये भी है, माइग्रेशन फ्रॉम अफ्रीका
South Asia to Europe and Gulf. Development displacement. Infrastructure projects such as dams, mining projects, displacing local, mainly tribals. Global challenges क्या है इसमें? Statelessness and lack of legal protection. रिफ्यूजीज के लिए, माइग्रेंट्स के लिए, राइजिंग जीनोफोबिया एंड एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट। और तीसरा है रिसोर्स बर्डन ऑन द होस्ट नेशन। एक इसमें और है इरेगुलर माइग्रेशन नेटवर्क्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी इशूज इन इंडिया। क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, इनफ्लक्स फ्रॉम बांग्लादेश, हिस्टोरिकल एंड ऑनगोइंग। और म्यांमार से रोहिंग्या और चीन रिफ्यूजीज आ रहे हैं। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है, ये हो गया क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट में है ड्यू टू फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल सरदार सरोवर डैम एंड 2023 असम फ्लड्स। रिफ्यूजी होस्टेड कौन कौन से इंडिया में है? तिब्बतन, श्रीलंकन, तमिल्स, रोहिंग्याज, अफगान्स एंड भूटानीज। इलीगल माइग्रेशन पर्टिकुलरली अक्रॉस इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, आसाम और त्रिपुरा में है इलीगल माइग्रेंट्स। करंट अफेयर्स क्या बोलता है? इंडिया होस्ट्स अबाउट 20 lakhs, about 2 lakhs. India hosts about 2 lakh United Nations Human Rights Council, UNHCR, United Nations Human Rights Commission on Refugees. Without being a signatory to the 1951 Refugee Convention, without being signatory, India hosts 2 lakh refugees, recognized by UNHCR. Without being signatory of 1951 Refugee Convention, India hosts 2 lakh refugees. Manipur violence 2023 led to the internal displacement of over 60,000 people. ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इंडिया होस्ट 2 लाख और मणिपुर वायलेंस ने 60,000 लोगों को डिस्प्लेस किया इंटरनली। इंडिया लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है? इंडिया में है नो नेशनल रिफ्यूजी लॉ। रिफ्यूजी गवर्न अंडर फॉरेनर्स है, उनको इलीगल इमिग्रेंट माना जाता है या एलियन माना जाता है। तो रिफ्यूजीज को नो नेशनल रिफ्यूजी लॉ governed under Foreigners Act and Passport Act 1920, case by case basis. Citizenship Amendment Act 2019 सेक्शन 6B ऑफ सिटीजनशिप रूल्स, इसमें चेंज किया है इन्होंने। और प्रोवाइड सिटीजनशिप पाथ नेचुरल थ्रू नेचुरलाइजेशन टू नॉन माइनर टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। कंट्रोवर्शियल ड्यू टू एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। ये नेचुरलाइजेशन प्रोवाइड करता है 2014 के बाद में जो आए हैं, केवल 5 साल में उनको नागरिकता मिल जाएगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है 2011 में? गाइडलाइंस फॉर प्रोसेसिंग असाइलम एप्लीकेशन। चैलेंजेस फॉर इंडिया क्या है? सिक्योरिटी कंसर्न है, इलीगल माइग्रेंट्स एंड इंसर्जेंसी रिस्क है, सोशल टेंशन एंड डेमोग्राफिक चेंजेस इन असम एनआरसी इशू, ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन वर्सेस सॉवरेनिटी डिबेट, क्लाइमेट रिफ्यूजीज फ्रॉम कोस्टल इरोजन इन बंगाल एंड सुंदरबंस। गंगा सागर एरिया से काफी लोग हो गए हैं रिफ्यूजी। वे फॉरवर्ड क्या है? Comprehensive refugee law India ensuring protection without compromising national security. Comprehensive refugee law ensuring protection without compromising national security. फिर दूसरा है रीजनल कॉपरेशन होना चाहिए विद सार्क बिम्स्टेक टू मैनेज ट्रांसबाउंडरी माइग्रेशन। क्लाइमेट रिजिलियंस प्लानिंग होनी चाहिए। एडाप्शन फॉर पोटेंशियल क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन स्पेशली इन कोस्टल रीजन। सुंदरबन जो है वो सबमर्ज हो रहे हैं। इंटीग्रेशन with Sustainable Development Goals, especially SDG 10, facilitating safe, orderly and regular migration. अब आते हैं फ्रंटियर्स एंड अगला टॉपिक है फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज विथ रेफरेंस टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज विथ रेफरेंस टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट।
फ्रंटियर क्या होता है? फ्रंटियर एक जोन होता है। A zone of separation between two countries where boundaries are ill identified, dynamic, ill identified है, identified नहीं है, dynamic है and often contested. एग्जाम्पल अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बात कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री इज ए प्रिसाइजली डिमार्केटेड लाइन, डिमार्केटेड लीगली रिकॉग्नाइज्ड लाइन, precisely demarcated and legally recognized lines separating political entities, states, provinces or countries। तो जो फ्रंटियर होता है वो एक जोन होता है, मोनली इनहैबिटेड, मेनली इन वहाँ पे कोई रहता नहीं, इनहैबिटेड हैबिटेड नहीं, हैबिटेटेड नहीं होता है, इन अनहैबिटेटेड जोन होता है। और यहाँ लोग रहना भी नहीं चाहते, बहुत हॉस्टाइल टेरेन होती है, इसको बोलते हैं फ्रंटियर। यहाँ इधर लोग आना चाहते हैं, इधर इधर उधर के लोग उधर ही रहना चाहते हैं, इधर नहीं आते, बीच में खाली एरिया रहता है, इसको जो फ्रंटियर जोन बोलते हैं। और बाउंड्री में तो ये होता है कि लोग एकदम घुसना चाहते हैं यहाँ तक। इसका नेचर जो होता है, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल नेचर होता है, इसमें बाउंड्री का नेचर होता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल। यहाँ पे लोग आना चाहते हैं, हाईली पॉपुलेटेड एरिया होता है दोनों साइड, और ये पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज होता है। ये इसका कोई पॉलिटिकल रिकॉग्निशन नहीं होता, डिस्प्यूटेड बाउंड्री भी हो सकती है। important frontiers, yes, important frontiers and boundaries in the Indian subcontinent। इंडिया और पाकिस्तान बाउंड्री लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है 1945 की, ड्रॉन बाय सर रेड क्लिफ एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। लेंथ इसका है 3,233 किलोमीटर। ये हाईली सेंसिटिव रीजन है, एलओसी है इन जम्मू कश्मीर, नॉट एन इंटरनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री। डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर एंड सर क्रीक। इंडिया चाइना बाउंड्री की बात की जाए, अनडिफाइंड इन मेरी सेक्टर्स, डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर, वेस्टर्न, मिडिल एंड ईस्टर्न। वेस्टर्न में है डिस्प्यूटेड एक्साइजिन ऑक्यूपाइड बाय चाइना, मिडिल में हिमाचल और उत्तराखंड में रिलेटिवली सेटल्ड है, माइनर डिस्प्यूट हो सकते हैं। ईस्टर्न में है अरुणाचल प्रदेश, चाइना क्लेम्स एज साउथ तिब्बत। मैकमोहन राय लाइन जो है 1914 में शिमला कन्वेंशन की बात कर के आधार पे है। इंडिया कंसीडर इट ए लीगल बाउंड्री इन द ईस्ट, चाइना के, ये जो बाउंड्री है ये ईस्ट में ही है, इधर अरुणाचल के साइड, इसको मैकमोहन लाइन यहाँ पे है, इधर कोई लाइन नहीं। इंडिया कंसीडर द लीगल बाउंड्री इन द ईस्ट, चाइना डिस्प्यूट्स इट। करंट अफेयर्स ये है कि 2020 में गलवान वैली क्लैश हुआ था, और ऑन गोइंग स्टैंड ऑफ इन लद्दाख एंड तवांग सेक्टर। इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री है 40-96 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट फॉर इंडिया। इशूज क्या हैं? सेटल्ड बाई लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स, चितमहल्स। ऑनगोइंग कंसर्न क्या है? बॉर्डर फेंसिंग नहीं है, माइग्रेशन, रिवर शेयरिंग, टिस्टा डिस्प्यूट पेंडिंग है। और इंडिया नेपाल बाउंड्री लेंथ है 1770 किलोमीटर, ट्रीटी ऑफ सुगौली। डिस्प्यूट है काला पानी, लिम्पी अधूरा लिपु के लेकर उन्होंने अपने करेंसी में डाल दिया है, ट्राई जंक्शन क्लेम बाई बोथ। मैप कंट्रोवर्सी है 2020 की, नेपाल इशूड है न्यू मैप इंक्लूडिंग दीज एरियाज। फिफ्थ है इंडिया भूटान 699 किलोमीटर, नो मेजर डिस्प्यूट, वेरी कॉर्डियल रिलेशंस, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ इंडिया इंटरवीन्ड टू स्टॉप चाइनीज रोड कंस्ट्रक्शन नियर द ट्राई जंक्शन एरिया। अब आते हैं इंडिया म्यांमार बाउंड्री, लेंथ है इसकी 1643 किलोमीटर, लार्जली सेटल बट पोरस फ्रंटियर। इथनिक इंसर्जेंसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, रिफ्यूजी इनफ्लोज मेनली चीन और रोहिंग्या। फिर आता है इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी एम्फेसाइजेज कनेक्टिविटी, काला धन, मल्टी मॉडल, और इंडिया म्यांमार थाईलैंड थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। इंडिया और श्रीलंका के बीच की बात करी जाए तो मैरीटाइम बाउंड्रीज शेयर करते हैं दोनों, डिमार्केटेड बाय एग्रीमेंट्स इन 1974 एंड 76 में। कच्छा तीबू आइलैंड उनके पास चला गया।
फिशिंग डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड फिशरमैन एंड श्रीलंकन नेवी पाक बे में हमेशा चलता रहता है। की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? द सब कॉन्टिनेंट्स फ्रंटियर्स historically shaped by natural barriers such as Himalayas, Indian Ocean. Colonial legacy क्या है? Partition boundaries such as McMahon Line. Ethnic and cultural zones. Ethnic and cultural zones transcending political boundaries. Example, Tamil population in both India and Sri Lanka. India's border dispute with neighbors. ये IR का पार्ट है, छोड़ो। अब आते हैं अपन जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रंटियर्स। इनका जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होता है फ्रंटियर्स का? पहला तो है सिक्योरिटी, मैनेजिंग इंसर्जेंसीज, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, टेररिज्म स्पेशली इन JNK, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट लाइक चाबहार पोर्ट, ट्राइलेटरल हाईवे, डिप्लोमेसी क्या है? बॉर्डर मैनेजमेंट क्रिटिकल टू इंडिया रिलेशन विद नेबर्स, सार्क एंड बिम्स्टेक। करंट अफेयर्स लिंकेज क्या है? इंडिया चाइना टेंशन, ईस्टर्न लद्दाख स्टिल टेंस डिस्पाइट मल्टीपल राउंड्स ऑफ डिसएंगेजमेंट टॉक्स, बांग्लादेश कॉरपोरेशन इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट टू मैत्री सेतु, त्रिपुरा बांग्लादेश ब्रिज, इंडिया नेपाल सर्वे, बॉर्डर सर्वे, ऑनगोइंग एफर्ट टू सॉल्व डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग मैकेनिज्म। चैलेंजेस क्या हैं? इलीगल माइग्रेशन एंड डेमोग्राफिक चेंजेस इन आसाम एंड त्रिपुरा, क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसीज एंड स्मगलिंग इन नागालैंड एंड मणिपुर बॉर्डर्स, climate change causing river boundaries like Brahmaputra to shift, complicating land disputes। वे फॉरवर्ड इसका क्या होगा? बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है BRO को, प्रोजेक्ट लाइक DBO रोड इन लद्दाख, जैसे डी डेवलप बे गोल्डी रोड है वैसे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे BRO को। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, रेगुलर डिप्लोमेटिक मिलिट्री एंड डायलॉग्स विद नेबर्स सच एज चाइना, स्मार्ट फेंसिंग, comprehensive integrated border management system, comprehensive integrated border management system on Bangladesh and Pakistan border, comprehensive integrated border management program या system, people to people initiative promoting cross border trades culture such as Kartarpur corridor with Pakistan। अब अपन आते हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को, इसका कोड कौन सा? फिजियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस। उसमें हो गया लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड रिवर्स और आल्सो कोस्ट। India's physiography, India has a diverse and complex physiography influenced by tectonic movements, monsoon, river system and geological history। Broad physiographic division of India, पहला है हिमालयाज, यंग फोल्ड माउंटेन्स टर्सरी पीरियड में फॉर्म हुए थे, क्रिएटेड बाय इंडो यूरेशियन प्लेट कोलिजन। हिमालय टर्सरी पीरियड में इंडो यूरेशियन प्लेट कोलिजन, यंग फोल्ड माउंटेन्स। और 3 पैरेलल रेंजेस इसमें हिमालय में हैं, ग्रेटर हिमालयाज जिनको हिमाद्री बोलते हैं, ये टालेस्ट हैं, ग्लेशिएटेड हैं, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा यहीं पे स्थित हैं। लेसर या मिडिल हिमालयाज हिल स्टेशन अजय शिमला और मसूरी यहाँ पे स्थित हैं, शिमला मसूरी इन द मिडिल हिमालयाज। शिवालिक से आते हैं आउटर हिमालयाज फुट हिल्स, और फिर पूर्वांचल में आ जाते हैं पूर्वांचल हिल्स, ये हैं। ईस्टर्न एक्सटेंशन पटकई बम नागा मिजो हिल्स। करंट अफेयर्स क्या है? रिपोर्ट्स हाईलाइट हिमालयन फ्रेजिलिटी, लैंडस्लाइड GLOF, जोशीमा श्रिंकिंग 2023, लैंडस्लाइड GLOF। दी नर्दर्न प्लेन की बात करी जाए तो फॉर्मेशन इसका है डिपोजिशनल है, ये फाउंड बाय इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। इसका डिवीजन है भाबर, तराई और बांगर। भाबर हो गया ये पेबल जोन से जस्ट फुट हिल्स में,
तराई उसके जस्ट बाद मार्सीलैंड है, और भांगर ओल्ड एलुवियल है, फादर न्यू एलुवियल है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? डिपो ये है डेंसली पॉपुलेटेड है, एग्रीकल्चर इंटेंसिव है, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का कोर इधर ही रहा है। अब उसके बाद आते हैं पेनिनसुलर प्लेटू से। ये बाउंडेड है अरावली से इधर, और इधर बाउंडेड है, ये इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो हैं बघेलखंड, बुंदेलखंड, सेंट्रल हाईलैंड, इधर छोटा नागपुर प्लेटू, राजमहल हिल्स, और मेघालय प्लेटू इसी का पार्ट है। इधर गजरत हिल्स है, गजरत हिल्स है। छत्तीस इधर फिर ईस्टर्न घाट्स, और इधर वेस्टर्न घाट से बाइंडेड है। दी पेनिनसुलर प्लेटू तीसरा डिवीजन है। इसकी जियोलॉजी जो है ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्निशियन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, प्री कैम्ब्रियन इरा की है। हमने देखा था हिमालय टर्सरी इरा के हैं, और ये गंगेटिक प्लेन्स क्वाटरनरी इरा के थे। टर्सरी से भी एक आगे क्वाटरनरी क्वाटरनरी इरा के थे, और ये प्री कैम्ब्रियन इरा का है अपना पेनिनसुलर प्लेटू। इसमें मेजर डिवीजन्स क्या है? सेंट्रल हाईलैंड्स है, जिसमें मालवा प्लेटू हो गया, बुंदेलखंड हो गया, और डेक्कन प्लेटू है। तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू में दो भाग हो गए, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड्स में आपका मालवा और बुंदेलखंड आ गया, और डेक्कन प्लेटू में आपका आ गया लार्जेस्ट वोल्केनिक ओरिजिन डेक्कन ट्रैप्स फीचर्स। इसमें ब्लैक सॉइल रीजन्स हैं, मिनरल रिच जोन्स हैं। छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू इसी में आता है, क्योंकि सेंट्रल हाईलैंड्स में अपना आता है मालवा और बुंदेलखंड। डेक्कन प्लेटू में छोटा नागपुर प्लेटू भी आता है, और बाकी पूरा डेक्कन ट्रैप आता है। करंट अफेयर्स क्या है? डिस्कशंस ऑन ड्राउट प्रोन एरियाज एक्सपेंडिंग इन डेक्कन प्लेटू ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। फिर आते हैं द इंडियन डेजर्ट पे आते हैं। फीचर इसका क्या है? लोकेशन है वेस्टर्न राजस्थान में, थार डेजर्ट है। फीचर्स ये है कि सैंड ड्यून्स, जिनको हम लोगों ने देखा था बाय ये बाय हैं सैंड ड्यून्स। और ईफीमेरल रिवर्स, जैसे लोनी जो गर्मियों में सूख जाती हैं। सैंड ड्यून्स हो गया, इसमें बरचान सीफ। लो रेनफॉल है, 150 mm से कम रेनफॉल होती है। और ईफीमेरल रिवर्स। चैलेंजेस क्या है? डेजर्टिफिकेशन रिस्क है, और विंड इरोजन का रिस्क है। करंट अफेयर्स यह है डेजर्टिफिकेशन पुशिंग ईस्टवर्ड इनटू सेमी एरिड राजस्थान डिस्ट्रिक्ट्स। अब आते हैं द कोस्टल प्लेन्स। इसमें मेनली है मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट। अच्छा, मालाबार कोस्ट ये है कन्नड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट एंड कच्छ कोस्ट। इधर है उत्कल कोस्ट, उड़ीसा में है, नदन सरकार्स और कोरोमंडल। इधर का तो चलो ठीक है, कोरोमंडल, नदन सरकार्स और उत्कल। इधर का हमको मालाबार पता था, कोंकण पता था, ये काठियावाड़ कच्छ चलो एक मान लिया, और कन्नड़ कोस्ट एक और। इधर हो गया मालाबार, कन्नड़ और कोंकण। काठियावाड़ कच्छ ठीक है। इधर कोरोमंडल कोस्ट, नदन सरकार एंड उत्कल कोस्ट। नदन सरकार से आंध्रा में आ गया, और उत्कल कोस्ट उड़ीसा हो गया, कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु हो गया। इधर मालाबार कोस्ट केरला हो गया, कन्नड़ कोस्ट कर्नाटका हो गया, कोंकण कोस्ट गोवा हो गया, और महाराष्ट्र का एरिया थोड़ा काठियावाड़ को और कच्छ में गुजरात हो गया। द कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये नैरो है, स्टीप है, डिवाइडेड इनटू कोंकण, कर्नाटका या कन्नड़, मालाबार। इसमें यहाँ पे ईस्चुरीज पाई जाती हैं, डोमिनेंट ना कि डेल्टा। और ईस्टर्न कोस्ट में अपन देखेंगे तो ब्रॉड है, ये जेंटली स्लोपिंग है, डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न सरकार्स, कोरोमंडल कोस्ट। इसमें डेल्टा डोमिनेंट है। कोरोमंडल, नॉर्दर्न सरकार्स और उत्कल, कृष्णा गोदावरी एंड महानदी। सिग्निफिकेंस क्या है कोस्टल एरियाज का? यहाँ पे पोर्ट है, मोस्टली मुंबई, चेन्नई, कोची। रिच एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर में रिच है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, और फिशिंग इंडस्ट्रीज हैं। करंट अफेयर्स इसका क्या है? फोकस ऑन ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव फ्रॉम कोस्टल जोन्स, सागरमाला प्रोजेक्ट। फिर आते हैं अपन आइलैंड्स पे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वोल्केनिक ओरिजिन का है, बैरन आइलैंड एक्टिव वोल्केनो है यहाँ पे, और इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। लक्षद्वीप आइलैंड की बात करी जाए तो ये कोरल एटॉल का है, इको सेंसिटिव जोन है। और सिग्निफिकेंट दोनों का क्या है? बदून बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम लोकेशन पे है। एक तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, दूसरा स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम लोकेशन है इनकी, इंडो पैसिफिक फोकस को ध्यान में रखते हुए। अब अपन देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया।
इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? ड्रेनेज सिस्टम रिफर्स टू द एंटायर रिवर नेटवर्क हो गया ड्रेनेज सिस्टम, इंक्लूडिंग इट्स मेन रिवर ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज ड्रेनिंग ए स्पेसिफिक एरिया। इंडिया है टू ब्रॉड सिस्टम, हिमालयन एंड ड्रेनेज सिस्टम एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में अपन आ जाएंगे तो इसका की फीचर्स क्या है? यहाँ पे यंग, एक्टिव और टर्बुलेंट रिवर्स हैं। पेरेनियल फ्लो होता है स्नोफॉल और रेनफॉल की वजह से। हाई सेडिमेंट लोड है और फ्रिक्वेंट फ्लड्स होते हैं। एंटीसीडेंट रिवर्स हैं जो रिवर दैट कट थ्रू द माउंटेन्स बिफोर अपलिफ्ट। ये एंटीसीडेंट रिवर्स प्रोसीड करती हैं अपलिफ्टमेंट को। मेजर रिवर्स यहाँ पे क्या है? इंडस, ओरिजिन इसका मानसरोवर में है और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। गंगा है, इसका ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, भागीरथ, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी एंड सोन। मीट्स अलकनंदा, देवप्रयाग। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र की बात करी जाए, इसकी ओरिजिन तिब्बत में सैंगपो में है। इंटर तिब्बत में इसको सैंगपो बोला जाता है। इंटर अरुणाचल प्रदेश है दिहांग एंड फ्लोज इनटू बांग्लादेश। इसकी सहायक है सुबनसिरी, मानस, तीस्ता एंड लोहित। करंट अफेयर्स की बात करें, कोसी रिवर ऑफन कॉल्ड सैरो ऑफ बिहार ड्यू टू द frequent shifting and flooding. Brahmaputra flood management is a major concern in Assam. अब पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की बात करी जाए तो ये है ओल्ड है, स्टेबल रिवर्स, मैच्योर, प्रोबाइल, मियंडरिंग नहीं होती नहीं। तो मोस्टली सीजनल रिवर सिस्टम है ये, मानसून डिपेंडेंट। हार्ड रॉक टेरेन है, लेस मियंडरिंग होती है यहाँ पे, और मोर इरोजन रेजिस्टेंट वैलीज हैं। इरोजन भी लेस होता है, मियंडरिंग भी लेस होती है, हार्ड रॉक टेरेन है। इसमें रिवर्स ओरिजिन और डायरेक्शन और नोटेबल पॉइंट देख लेते हैं। गोदावरी रिवर जो है वो नासिक से ओरिजिनेट करती है, महाराष्ट्र में नासिक। और ये फ्लो, ई फ्लोइंग क्या होता है? डायरेक्शन ईस्टवर्ड फ्लोइंग, ठीक है। ईस्टवर्ड फ्लोइंग है, ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसको दक्षिण, गोदावरी जो है ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। कृष्णा को बोल निकलती है, गोदावरी नासिक से निकलती है, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। ये भी ईस्टर्न फ्लोइंग है, लॉन्गेस्ट कोर्स अमंग साउथ रिवर्स। लॉन्गेस्ट कोर्स है इसका। कावेरी की बात करें जाए तो ये ताल कावेरी कर्नाटका से निकलती है, ईस्टर्न फ्लोइंग है, डेल्टा सपोर्ट्स एग्रीकल्चर इन तमिलनाडु। फिर महानदी की बात करें जाए, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, और डिपोजिशनल डेल्टा इन ओडिशा। नर्मदा की बात करें जाए, अमरकंटक से निकलती है, वेस्ट फ्लोइंग है ये। और ये रिफ्ट वैली फॉर्म करती है, रिफ्ट वैली रिवर ही है एक्चुअली, फॉर्म करती है एस्चुरी, एशियन गोज विथ तापी, नर्मदा एंड तापी, सतपुरा रेंज से निकलती है, ये वेस्ट फ्लोइंग है। इसमें करंट अफेयर्स क्या है? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है इंडिया फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इंडिया फर्स्ट इंटरलिविंग रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इन्वायरमेंटल सेंसिटिव है इन्वायरमेंटली, और अफेक्ट करता है पन्ना टाइगर रिजर्व को। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। अब अपन आगे बढ़ते हैं, उसमें है अगला है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स लाइक वेस्टर्न राजस्थान। इसमें है लूनी, लूनी रिवर, घग्गर रिवर, राम फ्लोज इनटू रन ऑफ कच्छ। लूनी रन ऑफ कच्छ में बहती है और घग्गर बहती है, सीजनल डिसअपियर्स इन राजस्थान। इनलैंड इसमें है कि रिवर डू नॉट रीच द सी इन इन इनलैंड बेसिन्स। ये है इनलैंड ड्रेनेज रिवर्स हैं। अब कंपैरेटिव टेबल ये है कि हिमालयन और पेंसुलर रिवर में क्या है। इसका ओरिजिन हिमालयन रिवर का है, यंग फोल्ड माउंटेन से, और पेनिनसुलर का है, एंशियंट प्लेटू है। फ्लो क्या है? हिमालयन रिवर लगातार बहती है, पेरेनियल है, पेनिनसुलर रिवर सीजनल है। ग्रेडियंट क्या है हिमालयन रिवर्स का? जेंटल है। पेनिनसुलर रिवर का स्टीप है, इसका उल्टा है एक्चुअली। वैलीज क्या है? डीप और वी शेप वैलीज हैं, यहाँ पे नैरो और सैलो वैलीज हैं। मेंडर्स यहाँ पे कॉमन है हिमालयन में, वहाँ पे रेयर है। रिजुविनेशन यहाँ पे एक्टिव है, वहाँ पे इनएक्टिव है।
डायनामिक लिंकेजेस देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट क्या हो रहा है? ग्लेशियल रिट्रीट इन हिमालयाज अफेक्ट्स फ्लो ऑफ गंगा यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। ग्लेशियल रिट्रीट होगा तो फ्लो कम हो जाएगा। पॉल्यूशन क्या है? गंगा यमुना among the world's most polluted rivers हैं। रिवर इंटरलिंकिंग propose to redistribute surplus water to deficit areas। चैलेंजेस क्या है इसमें? रिवर पोल्यूशन है, कार्बन इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप होता है उसमें, और उसके अलावा है डिस्प्यूट्स ओवर वाटर शेयरिंग सच एज कावेरी एंड कृष्णा, फ्रिक्वेंट फ्लड्स इन इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, और है डेजर्टिफिकेशन इन इनलैंड रिवर बेसिन। इसका वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड है रिवर बेसिन मैनेजमेंट यूजिंग इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। रिवर बेसिन मैनेजमेंट यूजिंग इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। रिवर बेसिन मैनेजमेंट करो इंटर थ्रू इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आते हैं नमामि गंगे मिशन पे। ये फॉर रिज्यूमिनेशन ऑफ गंगा है। प्रमोटिंग वाटर यूज इफिशिएंसी रिवर लिटरेसी, इंटर स्टेट कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेटरी रिवर गवर्नेंस। अब अपन अलग पे आते हैं, सेटलमेंट सिटिंग फैक्टर्स विथ इंडिया एग्जांपल्स। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है? सिटिंग ऑफ सेटलमेंट, मतलब सिचुएशन कहाँ है, सेटलमेंट कहाँ पे है। सिटिंग ऑफ सेटलमेंट refers to the selection of location for a settlement based on physical, economic, social and historical factors. There are two core sitting dimensions. साइट है एक तो, द एक्चुअल लैंड और फिजिकल स्पेस। दूसरा सिचुएशन है, द रिलेटिव लोकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ सराउंडिंग रिसोर्सेज, एक्सेसिबिलिटी एंड हजार्ड्स। सेटलमेंट सिटिंग हो गया, उसमें साइट में आ गया एक्चुअल लैंड और सिचुएशन में आ गया वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है। मेजर सिटिंग फैक्टर्स ऑफ रूरल सेटलमेंट क्या है? पहले रूरल सेटलमेंट लोग क्या देखते हैं? वाटर अवेलेबिलिटी देखते हैं, मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर लाइफ एंड एग्रीकल्चर। सेटलमेंट्स इमर्ज नियर स्प्रिंग्स, रिवर्स, वेल्स along गंगा यमुना दोआब, स्प्रिंग लाइन विलेजेज इन हिमालयाज, स्प्रिंग लाइन विलेजेज इन हिमालयाज एंड गंगा यमुना दोआब के गार्डिंग। फिर ओआसिस जहाँ होता है वहाँ पे डेजर्ट्स में, जैसे वेस्टर्न राजस्थान में। तो वाटर अवेलेबिलिटी मेनली डिसाइड करता है, चाहे गंगा यमुना दोआब हो गया, चाहे स्प्रिंग्स हो गई इन हिल्स, या ओएसिस हो गए इन डेजर्ट। लाइम स्टोन रीजन में क्या होता है? स्प्रिंग लाइन सेटलमेंट ड्यू टू अंडरग्राउंड वाटर इमरजेंस। स्प्रिंग लाइन सेटलमेंट होता है कास्ट एरिया में। लैंड सूटेबिलिटी की बात करिए, पहले तो वाटर हो गया, वाटर अवेलेबिलिटी रूरल सेटलमेंट डिसाइड करती है और लैंड सूटेबिलिटी डिसाइड करती है। फर्टिलिटी एंड यूजेबिलिटी ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस साइट सिलेक्शन। प्रिफर्ड क्या होता है? एलुवियल प्लेन्स, एग्जांपल इंडो गैंजेटिक बेसिन एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। एलुवियल प्लेन्स प्रिफर्ड है। दूसरा ब्लैक सॉइल रीजन प्रिफर्ड है, अब डेक्कन प्लेटू फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो फिर इवन डेजर्ट्स हैव सेटलमेंट नियर इरिगेटेड ओएसिस, एग्जांपल इंदिरा गांधी कैनाल एरिया और राजस्थान। फिर अपन बात करते हैं ड्राई लैंड प्रेफरेंस की। प्रेफरेंसेस फॉर इलिवेट ड्राई लैंड प्रेफरेंस वो देखते हैं मेनली, हमने देख लिया वाटर और लैंड अवेलेबिलिटी, लैंड सुटेबिलिटी देख ली। ड्राई लैंड प्रेफरेंस उनका होता है प्रेफरेंस फॉर एलिवेटेड ड्राई लैंड दैट इज नॉट प्रोन टू फ्लड्स। वो देखते हैं एलिवेटेड ड्राई लैंड ऑफ नॉट प्रोन टू फ्लड्स। so एग्जांपल भांगर लैंड्स बजाय कि खादर लैंड। भांगर लैंड्स इन इंडो गैंजेटिक प्लेन्स प्रिफर्ड ओवर खादर प्रोन टू सीजनल फ्लड्स। खादर क्योंकि सीजनल फ्लड्स के लिए वो प्रोन होती है। फिर चौथा है शेल्टर, जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है तो सीटिंग ऑफ रूरल सेटलमेंट, एक तो वाटर अवेलेबिलिटी हो गया, दूसरा लैंड सुटेबिलिटी कितनी है, और तीसरा ड्राई लैंड प्रेफरेंस होते हैं, बांगर को प्रेफर करते हैं ओवर खादर। फिर चौथा है शेल्टर एंड बिल्डिंग मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक वुड, स्टोन एंड मड shapes रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स। इन माउंटेनियस रीजन सेटलमेंट प्रीफर सदर्न स्लोप्स फॉर वार्फ एंड बेटर ड्रेनेज। लोग सदर्न स्लोप प्रीफर करते हैं इन माउंटेनियस रीजन्स। फिर अपन आते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस।
Settlements avoid unhealthy or disease-prone environments such as mosquito-infested lowlands. Example उसका है southern slopes of Himalayas are in healthier and preferred. Southern slopes of Himalayas are healthier and preferred because यहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और टेम्परेचर सही है। छठा आता है अपना हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। डिफेंस कम्युनिटी हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर कैसे? डिफेंस कम्युनिटी आइडेंटिटी एंड रिलीजियस प्रेफरेंसेस शेप अर्ली सेटलमेंट्स। हिस्टोरिकल कल्चरल फैक्टर डिफेंस की पर्पज से काफी टाइम एक साथ सेटल होते हैं। कम्युनिटी आइडेंटिटी एंड रिलीजियस प्रेफरेंसेस शेप अर्ली सेटलमेंट्स। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट फाउंड इन ओल्डर इनहेबिटेड रीजन्स। कंपाउंड सेटलमेंट डिफेंस कॉलोनीज में। नागा विलेजेस आर इन ट्रेडिशनली बिल्ट ऑन हिल टॉप्स आर स्ट्रेटेजिक डिफेंस फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस। नागा विलेजेस ऑन हिल टॉप फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस। फिर रिलीजियस साइट्स की बात करें, टेम्पल अट्रैक्ट सेटलमेंट्स। रिलीजियस साइट भी सेटलमेंट अट्रैक्ट करती हैं। और इसका सेवंथ जो है वो ये है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरवेंशन। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरवेंशन भी रूरल सेटलमेंट डिसाइड करता है। जैसे लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज कैन चेंज नेचुरल सिटिंग ट्रेंड्स। एग्जाम्पल इंदिरा गांधी कैनाल ट्रांसफॉर्म डेजर्ट इनटू ए हैबिटेबल लैंड इन राजस्थान। दूसरा है कॉलोनियल लैंड टेन्योर सिस्टम लेड टू द रेक्टेंगुलर settlements in North India. Colonial land tenure system led to the rectangular settlements in North India. Indira Gandhi Canal transformed desert into habitable land in Rajasthan. Conclusion क्या है? Conclusion ये है कि sitting is dynamic, shaped initially by physical needs, but influenced over time by cultural, technological, and political shifts. Settlement sitting is dynamic, shaped initially by physical needs, but influenced over time by cultural, technological, and political shifts. एग्जाम्पल क्या है? नागा विलेजेस शिफ्टिंग टू वैली। नागा विलेजेस पहले हिल टॉप्स पे थे। शिफ्टिंग टू वैलीज फॉर बेटर एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पाइट हिस्टोरिकली प्रिफरिंग हिल टॉप्स। तो सेटलमेंट सिटिंग डायनेमिक शेप्ड इनिशियली बाय फिजिकल नीड्स। पहले फिजिकल नीड्स के लिए हिल टॉप्स पे थे, वो अब हिल्स में आ रहे हैं, वैलीज में आ रहे हैं। टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स उसमें अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं पहले। रूरल सेटलमेंट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ एग्लोमेरेशन और डिस्पर्सल इन रियल लेआउट। दे रिप्रेजेंट द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट में हो गया न्यूक्लिएटेड, कॉम्पैक्ट, क्लस्टर्ड। पहले है डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट ये है हैमिलेटेड, हैमलेट बन गए। डिस्पर्स सेटलमेंट हैमलेट, एक हैमलेट ये, एक हैमलेट ये। हैमिलेटेड सेटलमेंट सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ये हैमलेट भी आपस में ज्यादा हो गए हैं और जुड़ गए हैं। डिस्पर्स, हैमिलेटेड, सेमी कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड कॉम्पैक्ट क्लस्टर्ड। न्यूक्लिएटेड कॉम्पैक्ट क्लस्टर्ड। तो अपन बात करेंगे तो डिस्पर्स सेटलमेंट हो गया है, डिस्पर्स के बाद हो गया हैमिलेटेड, और हैमिलेटेड के बाद हो गया सेमी कॉम्पैक्ट, और उसके बाद न्यूक्लिएटेड कॉम्पैक्ट क्लस्टर्ड। न्यूक्लिएटेड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। अगर अपन बात करें न्यूक्लिएटेड एंड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स की, न्यूक्लिएटेड एंड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स में आता है डिफिनीशन में इसकी, dwellings and infrastructure are closely packed together in a confined space, juxtaposition. न्यूक्लिएटेड एंड कॉम्प्लेक्स सेटलमेंट्स में क्या है कि dwellings and infrastructure are closely packed together in a confined space, ये हो गया कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। फीचर्स इसका क्या है? क्लियर बाउंड्री बिटवीन बिल्ट अप एरिया एंड सराउंडिंग एग्रीकल्चर लैंड, ये हो गया न्यू कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। क्लियर बाउंड्री बिटवीन बिल्ट अप एरिया एंड एग्रीकल्चर लैंड, फाउंड इन फर्टाइल रीजन्स, प्लेन्स, कोस्टल डेल्टाज। फर्टाइल रीजन्स, प्लेन्स एंड कोस्टल डेल्टाज।
इसका स्ट्रॉन्ग सोशल कल्चरल और डिफेंस बेस्ड कोहेजन है। स्ट्रॉन्ग सोशल कल्चरल और डिफेंस बेस्ड कोहेजन। एग्जाम्पल इसका है इंडो गैंगटिक प्लेन्स, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इसमें है मैदान मैदान कर्नाटका, इंटीरियर मध्य प्रदेश, इजिप्ट या के अलावा यांगसी वैली एंड पो बेसिन सब में कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स हैं। पैटर्न विथ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स क्या है उसमें? रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, एमॉर्फस हो सकता है। अब आते हैं अपन डिस्पर्स सेटलमेंट। इसकी डिफिनीशन है इंडिविजुअल dwellings आर scattered and physically isolated across large areas। इसका फीचर क्या है? अराइज इन हिली, फॉरेस्टेड एंड डेजर्ट टेरेन्स। इस डिस्पर्स सेटलमेंट जो होता है ये शुरू होते हैं इन हिली, फॉरेस्टेड एंड डेजर्ट टेरेन्स, ऑफन लैक क्लियर विलेज न्यूक्लियस एंड आर ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लैक करते हैं क्लियर विलेज न्यूक्लियस और ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्फ्लुएंस बाय लो फर्टिलिटी लो फर्टिलिटी एंड पास्टोरल इकोनॉमीज। एग्जाम्पल इसका है हिमालयन रीजन्स। डिस्पर्स सेटलमेंट का हिमालयन रीजन हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, राजस्थान डेजर्ट और ट्राइबल बेल्ट, मेनली ओनली जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक और सॉइल वाले कंडीशन है। सेमी कॉम्पैक्ट की बात करा जाए, जो सेमी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स है, डिफिनीशन है इसका ये ट्रांजिशन फ्रॉम बिटवीन कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्स, पार्शियल क्लस्टरिंग विथ स्कैटर्ड एक्सटेंशन। इसके फीचर क्या है? ऑर्गेनाइज एंड डिस्पर्स, ऑर्गेनाइज एज डिस्पर्स, इवॉल्व अंडर पॉपुलेशन प्रेशर, लैंड सबडिविजन एंड सोशल चेंज। ये था डिस्पर्स, वहां से ये जाएगा कॉम्पैक्ट की तरफ जा रहा है अभी। Influenced by colonial land tenure, caste-based segregation, or transport development, often found near hilly tracts and semi-arid plains. एग्जाम्पल इसका है ईस्टर्न अरावलीज इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, चंबल, मेघालय, मणिपुर, अदर प्लेन्स। अब फिर अपन पे आते हैं कॉन्सेप्चुअल समरी इसकी क्या है? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये मेनली पाए जाते हैं प्लेन्स और डेल्टाज में। और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इसमें फर्टिलिटी होती है, सिक्योरिटी और कोहेजन होता है। डिस्पर्स सेटलमेंट की बात करी जाए, डेंसिटी वेरी लो होती है, ये पाए जाते हैं हिल और फॉरेस्ट एरियाज में। इनका इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है टेरेन, आइसोलेशन और लो फर्टिलिटी। सेमी कॉम्पैक्ट की बात करी जाए, इंटरमीडिएट होता है, ट्रांजिशनल जोन होता है। ये हमें सोशियो हिस्टोरिकल फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं। अपन में आगे आते हैं सेटलमेंट पैटर्न्स इन इंडिया। सेटलमेंट पैटर्न्स इन इंडिया डिफिनीशन क्या है? हमने वो पहले सीटिंग ऑफ रूरल सेटलमेंट देखा था, वहाँ पे रूरल सेटलमेंट कौन सी जगह पे इस्टेब्लिश होता है। अब अपन देखेंगे सेटलमेंट का पैटर्न क्या होता है। सेटलमेंट पैटर्न इंडिया में क्या है? A settlement pattern refers to the spatial arrangement and external shape, of dwellings and buildings in a rural area, influenced by terrain, social structure, history and land use। ये भी सेटलमेंट पैटर्न भी रूरल एरिया की ही बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स, एक है रेक्टेंगुलर पैटर्न, मोस्ट कॉमन रूरल पैटर्न इन इंडिया, found in North Indian plains, developed at road transport intersections। ये है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रिजल्ट ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म स्टेट्स। ये हो गया रेक्टेंगुलर पैटर्न हो गया, ये हो गया चेकर बोर्ड पैटर्न, और ये हो गया टेम्पल फॉरेस्ट, ये हो गया हेरिंग बोन, ये हो गया हालो रेक्टेंगल। सब टाइप्स इसके हैं ग्रिड या चेकर्ड बोर्ड पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न के सब टाइप्स हैं ग्रिड या चेकर्ड बोर्ड पैटर्न। रूट्स एंड लेंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, कॉमन इन प्लांट विलेजेस। ये हालो रेक्टेंगुलर हो गया एम्प्टी सेंट्रल स्पेस, यूज फॉर पॉन्ड, टेम्पल और पास्चर। ये हालो रेक्टेंगल हो गया।
herringbone, main artery with subsidiary lanes at right angles, fishbone like layout. अब अलग बात करते हैं, हमने रेक्टेंगुलर पैटर्न देख लिया, अब लीनियर पैटर्न की बात करते हैं। सेटलमेंट्स अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट लाइन फाउंड along river banks, roads, coastlines and railway bridges, common in Indo-Gangetic belt, coastal areas and शिवालिक रेंजेस। लीनियर पैटर्न ये हो गया। अब अपन बात करते हैं नेबुलर पैटर्न की। हाईली कॉम्पैक्ट एंड सर्कुलर इरेगुलर, ये ये है कल्चरल हिल। यहाँ पे हिल, यहाँ से ऐसे इसके अराउंड रोड बनाते हुए ऐसे 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 हो जाता है। डेवलप अराउंड सेंट्रल पॉइंट, एग्जाम्पल टेम्पल या लैंड हाउस सीन इन उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। ये नेबुलर पैटर्न जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, विंध्यन एंड मालवा प्लेटू और नॉर्थ ईस्ट में। सर्कुलर और सेमी सर्कुलर, तीसरा इसकी बात करते हैं, सर्कुलर और सेमी सर्कुलर सर्कुलर पैटर्न। सेटलमेंट्स अराउंड लेक्स, पॉन्ड्स एंड लेगून्स, वाटर बॉडी के अलाउंस सर्कुलर और सेमी सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर, कॉमन इन केरला, राजस्थान, आर्थरो लेक्स इन इंडो गैंगटिक प्लेन्स। इस ये अट्रैक्ट करता है फिशरमैन, साल्ट प्रोड्यूसर्स एंड वाटर वाशरमैन। फिर आता है स्टार शेप पैटर्न, फॉर्म्ड वेयर मल्टीपल रोड्स कन्वर्ज ऑन ए सेंट्रल प्लेस, मार्केट इंस्टीट्यूशन। हाउसेज स्प्रेड along roads branches in all direction, ये फाउंड इन पंजाब टू बिहार रीजन, रिसेंट एंड ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड है ये। स्टार शेप ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड है। अगला आता है फैन शेप पैटर्न। फैन शेप पैटर्न जो है वो डेवलप्स एट द जंक्शन ऑफ रिवर्स एंड रोड्स। ये दो रोड हो गए या फिर रिवर हो गया, इसको बोलते हैं फैन शेप। या इधर एग्री फील्ड, आगे एग्री फील्ड होते हैं, ठीक है। स्प्रेड आउटवर्ड लाइक ए फैन फ्रॉम द कन्वर्जन पॉइंट, यहाँ से ऐसे बढ़ता है। फाउंड इन दो ऑफ रीजन, गंगा, यमुना, गोदावरी और कृष्णा। आप फिर वो अलग होता है टेरास्ट पैटर्न। हाउसेज बिल्ड ऑन स्टेप्ड टेरेसेज along the hill slopes, found in Himalayan region, southern hill complex, suited for agriculture on slopes। फिर अगला पैटर्न है हारसू पैटर्न। हारसू पैटर्न पाया जाता है इन फुटहिल्स ऑफ पेनिनसुलर अपलैंड्स। सेटलमेंट कर्व अराउंड ए फिजिकल बैरियर लाइक ए हिल और वैली। ठीक है। फैक्टर डिटरमाइनिंग सेटलमेंट पैटर्न, क्या डिटरमाइन करते हैं फैक्टर? फिजिकल मेनली हो गया रिलीफ, सॉइल, वाटर सोर्स। सोशल में हो गया कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर। हिस्टोरिकल में हो गया लैंड ओनरशिप एंड कॉलोनियल प्लानिंग। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट में हो गया रोड, रेल एंड रिवर प्रॉक्सिमिटी। अपन अब बात करते हैं अर्बनाइजेशन की। फोर कॉन्सेप्ट इसके क्या है? अर्बनाइजेशन इज द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज and the process by which rural areas transform into urban centers। एक तो हो गया प्रोसेस बाय विच रूरल एरिया ट्रांसफॉर्म इनटू अर्बन सेंटर्स ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। और दूसरा हो गया कि इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरिया, ये भी अर्बनाइजेशन है, ठीक है। शेयर ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरिया 2025। अब बनाते हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिया की फैक्ट्स। अर्बन पॉपुलेशन 31.2% है टोटल पॉपुलेशन, ये सेंसस बोलता है। प्रोजेक्टेड अर्बन पॉपुलेशन 40%, माहुआ और नीति आयोग बोल रहे हैं बाई 2036। फास्टेस्ट अर्बनाइजिंग स्टेट हैं केरला, गोवा एंड महाराष्ट्र। केरला, गोवा एंड महाराष्ट्र। केरला, गोवा एंड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। मेगा सिटीज हैं 53 मेगा सिटीज, 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन। 53 मेगा सिटीज विथ मिलियन प्लस पॉपुलेशन। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है? एक तो नेचुरल ग्रोथ होती है ड्यू टू हायर बर्थ रेट देन डेथ रेट। तो अगर दूसरा है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, पीपल मूव फॉर जॉब्स, एजुकेशन एंड बेटर एमिनिटीज।
तीसरा है रिक्लासिफिकेशन, विलेजेस टाउन नोटिफाइज एज अर्बन एरिया ड्यू टू क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स। एक तो अर्बनाइजेशन हो गया नेचुरल ग्रोथ की वजह से, माइग्रेशन की वजह से हो गया, रिक्लासिफाई कर दिया आपने विलेज टाउन, 10,000 से ज्यादा लोग हैं तो उनको अर्बन एरिया मान लिया। अर्बन स्प्रॉल्स एंड पेरी अर्बनाइजेशन, एक तो हो गया नेचुरल ग्रोथ, रूरल अर्बन माइग्रेशन, ये अर्बन स्प्रॉल जो डेवलप होता है इसको पेरी अर्बन ग्रोथ बोलते हैं। वो आउटवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सिटी इनटू रूरल एरिया, एग्जांपल एनसीआर हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स जो हैं। अब काजेज ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है, एक तो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये अर्बनाइजेशन का कारण है। दूसरा है इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, एग्जांपल मेट्रो नेटवर्क्स। तीसरा है ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, आईटी, फाइनेंस एंड एजुकेशन। चौथा है बेटर हेल्थ, वही पुश पुल है मेनली, बेटर हेल्थ पुल में है बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सब बुला लेते हैं लोगों को। अगर बेटर सर्विसेज हैं तो वो भी बुला लेते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर अर्बन डेवलपमेंट, ये भी हैं। इम्पैक्ट क्या है अर्बनाइजेशन का, पॉजिटिव इम्पैक्ट में देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हायर पर कैपिटा इनकम है, इनोवेशन है, इंटरप्रेन्योरशिप और नॉलेज हब्स हैं, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट में देखा जाए अर्बन पॉवर्टी, स्लम्स, एग्जाम्पल धारावी मुंबई, कंजेशन है, पॉल्यूशन है, इनएडिक्वेट सैनिटेशन है, अर्बन फ्लडिंग है, एग्जाम्पल 2021 में चेन्नई में, बेंगलुरु में 22 में, सोशल एक्सक्लूजन एंड इनफॉर्मल हाउसिंग है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है इसमें, स्मार्ट सिटी मिशन लाया गया था 2015 में, सस्टेनेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फिर अमृत मिशन लाया गया, अटल मिशन फॉर रिजुनवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्रूव करना था बेसिक अर्बन सर्विसेज लाइक वाटर, सीवरेज एंड ग्रीन स्पेसेज। अटल रिजुनवेशन, अटल मिशन, अमृत मिशन था, इसका पर्पज था इम्प्रूव बेसिक सर्विसेज, वाटर, सीवरेज एंड ग्रीन स्पेसेज। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए था। नेशनल नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, बोथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस, बिल्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस। चैलेंजेस इसमें क्या है, अनप्लान्ड एक्सपेंशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन, इनइक्वालिटी एंड स्लम प्रोलिफरेशन, वीक अर्बन लोकल बॉडीज एंड पुअर गवर्नेंस। अपन देखेंगे वल्नरेबिलिटी, अगला इसमें चैलेंज है वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स एंड फ्लड्स। वे फॉरवर्ड क्या है, प्रमोट करो इंक्लूसिव प्लानिंग विद फोकस ऑन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज, इंक्लूसिव प्लानिंग विद फोकस ऑन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज, स्ट्रेंथनिंग अर्बन लोकल बॉडीज बाय फंडिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तीसरा, फोकस करो आप ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जैसे मेट्रो वगैरह के होते हैं, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, मेट्रो लाइन के अराउंड सारे घर और बन जाएंगे, सब बिल्डिंग, फैक्ट्री, हाउस, ऑफिस। स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट फॉर मैनेजिंग अर्बन फ्लड्स, प्रमोट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रेजिलियंट सिटीज। अब आते हैं स्मार्ट सिटी मिशन पे। कोर कॉन्सेप्ट डिफिने a smart city that uses technology and data driven governance to improve infrastructure and infrastructure, deliver public services efficiently and ensure sustainable inclusive urban living. India's smart city mission was launched in 2015, aims to develop 100 smart cities across the country by ensuring smart solution in urban planning, mobility, energy, water and governance। देखेंगे स्मार्ट सिटी की पीपुल है, स्मार्ट पीपुल, स्मार्ट इकोनॉमी, स्मार्ट इन्वायरमेंट, स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट मोबिलिटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था स्मार्ट सिटीज मिशन का, प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज, improve urban infrastructure and quality of life, foster innovation, e-governance and digital infrastructure, enable public-private partnership and integrated urban development। अब अपन आते हैं कोर कंपोनेंट्स क्या हैं इसके। स्मार्ट गवर्नेंस में इनके ई पोर्टल्स, ग्रीवांस रिड्रेसल ऐप्स हैं, डिजिटल सर्विस डिलीवरी है। स्मार्ट मोबिलिटी में इनके क्या है, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ई व्हीकल्स हैं, बाइसिकल शेयरिंग है। स्मार्ट एनर्जी में क्या है, एलईडी लाइटिंग्स है, रूफटॉप सोलर सिस्टम है। स्मार्ट वाटर सैनिटेशन में क्या है, एससीडीए बेस्ड वाटर सप्लाई है, सीवेज मॉनिटरिंग है। स्मार्ट इन्वायरमेंट क्या है, ग्रीन बिल्डिंग्स हैं, पॉल्यूशन सेंसर्स है और फ्री कवर्स। स्मार्ट इकोनॉमी में क्या है, स्किल सेंटर्स हैं, स्टार्टअप हब्स हैं, डिजिटल मार्केट्स हैं।
स्मार्ट लिविंग में है सर्विलांस, वाईफाई जोन, इफिशियंट इमरजेंसी सर्विसेज हैं। प्रोग्रेस और अचीवमेंट क्या रही है 23-24 तक, एज ऑफ 23-24? ऑल 100 स्मार्ट सिटीज स्पेशल पर्पज व्हीकल्स स्टेब्लिश, सब में स्पेशल पर्पज व्हीकल स्टेब्लिश हो गई थी। 100% ऑफ 5,000 प्रोजेक्ट्स बचे, 1.7 लाख करोड़ टेंडर्स। 100% ऑफ 1.7 लाख करोड़ प्रोडक्ट, 1.7 लाख करोड़, सब में स्पेशल पर्पज व्हीकल बन गई थी सारी सिटीज में 100 के 100। और 100% क्या था, 5,151 प्रोजेक्ट वर्थ 1.7 लाख करोड़ टेंडर्ड। ग्वालियर, सूरत, भोपाल, अहमदाबाद, इंदौर रेटेड अमंग टॉप परफॉर्मिंग सिटीज। चलो, इंदौर भी है, भोपाल भी है, ग्वालियर भी। एमपी के 3 सिटी हो गई, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर। और गुजरात के 2 हो गए, सूरत और अहमदाबाद। तो एमपी की 3 सिटी हो गई, ग्वालियर, इंदौर और भोपाल। इंटीग्रेशन विथ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स। जी हाँ, एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनना था, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स इन 80 सिटीज। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस मॉडल्स क्या है? भोपाल जो है इंडिया फर्स्ट स्मार्ट पोल नेटवर्क एंड कमांड सेंटर। इंदौर में है 7 टाइम क्लीनेस्ट सिटी विथ इंटीग्रेटेड सॉइल मैनेजमेंट। सूरत में क्या था? एडवांस फ्लड वार्निंग सिस्टम एंड स्मार्ट वाटर मॉनिटरिंग। पुणे में क्या था? सिटीजन सेंट्रिक पार्टिसिपेटरी बजटिंग एंड रियल टाइम ट्रैफिक कंट्रोल। चैलेंजेस क्या है इसके? डिले इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इन सेवरल सिटीज, लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। तीसरा था डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न। चौथा है इनएडिक्वेट एक्सेस टू स्मार्ट सर्विसेज इन स्लम एरियाज। पांचवा है लैक ऑफ कवर कन्वर्जेंस बिटवीन अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना एंड स्वच्छ भारत मिशन। इसका वे फॉरवर्ड क्या है? फोकस ऑन लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी एंड स्लम इंक्लूजन, promote Tier 2 and Tier 3 cities for smart transformation, upscale best practices to national building policy, upscale best practices to national urban policy। फिर अगला है strengthen urban governance and public participation। फिर अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लीवरेज करो, जीआईएस और आईओटी फॉर नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशंस। स्मार्ट सिटी से अपन मूव करते हैं स्मार्ट विलेजेस की तरफ। कोर कॉन्सेप्ट क्या है? स्मार्ट विलेज इज रूरल सेटलमेंट empowered थ्रू डिजिटल technology, sustainable infrastructure, and participatory governance, and local economic development, ensuring quality rural life at par with cities without urban migration. Based on bottom-up planning, it leverages local resource and digital tools for education, health, energy, and entrepreneurship. Indian context, Indian context, origin and policy support. No single national smart village mission like smart cities, but supported under कोई ऐसा मिशन है नहीं स्मार्ट विलेज मिशन, बट सपोर्टेड अंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, डिजिटल इंडिया, भारत नेट, पीएम आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत ग्रामीण, सांसद आदर्श ग्राम योजना। स्टेट इनिशिएटिव इसमें क्या है? गुजरात स्मार्ट विलेज प्रोग्राम है, आंध्र प्रदेश में 100% एलईडी लिट स्मार्ट विलेजेस हैं। कोर फीचर्स स्मार्ट विलेज के क्या हैं? इसमें होगा डिजिटल एसेस, वाईफाई, ई गवर्नेंस सर्विसेज एंड डिजिटल लिटरेसी। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा सोलर पैनल, एलईडी लाइटिंग एंड वाटर एसेस। स्मार्ट एजुकेशन में होगा डिजिटल क्लासरूम, ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेज। हेल्थ में होगा टेलीमेडिसिन, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स। क्लीन एनर्जी में होगा सोलर पंप्स एंड बायोगैस प्लांट्स। वेस्ट मैनेजमेंट में होगा सॉलिड लिक्विड वेस्ट सेग्रीगेशन, सोप्स पिट्स। लाइवलीहुड में होगा स्किल ट्रेनिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, ई मार्केट फॉर फार्मर्स। गवर्नेंस में होगा डिजिटल पंचायत रिकॉर्ड्स, सिटीजन गवर्नेंस पोर्टल, सिटीजन ग्रीवांस पोर्टल। की मॉडल्स क्या हैं? इसका केस स्टडी वगैरह देख सकते हैं। पंसारी विलेज इन गुजरात, पंसारी विलेज इन गुजरात, सीसीटीवी इन स्कूल्स, वाईफाई है, आरओ ड्रिंकिंग वाटर है, बायोमेट्रिक टीचर्स अटेंडेंस हो रही है। हिवरे बाजार, हिवरे बाजार इन महाराष्ट्र, और इब्राहिमपुर इन तेलंगाना, धरनाई इन बिहार। तो हिवरे, यहाँ पे हिवरे बाजार में है वाटर कंजर्वेशन लेड प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ कम्युनिटी लेड गवर्नेंस। हिवरे बाजार में वाटर कंजर्वेशन है, यहाँ पे सीसीटीवी ने स्कूल था पंसारी विलेज में। और धरनाई बिहार में इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज है धरनाई बिहार। धरनाई बिहार में इंडिया फर्स्ट सोलर पावर विलेज है। और बंचा मध्य प्रदेश में 100% सोलर कुकिंग, नो फायरवुड यूज। इब्राहिमपुर तेलंगाना में पेपरलेस स्मार्ट गवर्नेंस, 100% सैनिटेशन है।
अपन अब चैलेंजेस की बात करें तो डिजिटल डिवाइड है गांव में, इनकंसिस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी है, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर है, लैक ऑफ रूरल डिजिटल लिटरेसी है, फाइनेंसिंग फंड जो है ऑफन डाइवर्टेड एंड डिलेड, वन साइज फिट्स अप्रोच वन साइज फिट ऑल अप्रोच डजंट फिट डाइवर्स रीजनल नीड्स, लिमिटेड कन्वर्जेंस है अमंग स्कीम्स एंड डिपार्टमेंट। वे फॉरवर्ड इसका क्या है? विलेज लेवल डाटा ड्रिवन प्लानिंग, फोकस ऑन कस्टमाइज्ड रूरल सॉल्यूशंस, और स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड ई गवर्नेंस, पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, क्रिएट स्मार्ट विलेज इंडेक्स फॉर परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग।